वो पढ़ना है 12th क्लास ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ना कि भारत की बात कर रहे हैं। भारत की बात हम बाद में करेंगे, यानी सेकेंड बुक जो है उसमें करेंगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, चूंकि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो हुआ था स्वीडन में। कब? 1749 में। और सबसे पहले आधिकारिक जनगणना वो हुआ था अमेरिका में। कब? 1890 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज आई समझ में। दूसरा बात है यहाँ पे वितरण। ये जो वितरण शब्द है ना, इसका संबंध डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे विश्व में 7 महादेश हैं, सातों महादेश में किस महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद कौन से महादेश में जनसंख्या, उसके बाद कौन से महादेश में है, वो वितरण की बात कर रहा है। या एशिया महादेश की बात करूं तो एशिया महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है, उसके बाद किस देश में है, यह सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महादेश के कौन से क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में है, वेस्ट वाले क्षेत्र में है, साउथ वाले क्षेत्र में है, ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन। घनत्व जो है वो डेंसिटी है। इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र अनुपात से। क्या मतलब? यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या हो और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है उसके अनुपात से। जैसे मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या, ये है ना किसी क्षेत्र की जनसंख्या, तो किसी क्षेत्र की मतलब भारत मान लो एक क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, तो मान लो भारत है, ठीक है, और है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या, यानी भारत है और भारत में देखना है मुझको घनत्व, भारत की जो जनसंख्या घनत्व है उसको देखना है। तो भारत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और है भारत, चूंकि क्षेत्र है, ये भारत है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसके अंदर जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या, वो 2011 के हिसाब से 121 करोड़ लगभग मान लो है। तो इसका जो इसके क्षेत्रफल से इस टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे और जो आएगा वही भारत का क्या होगा? भारत का जनसंख्या घनत्व होगा। ठीक, अब देखते हैं वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन, यानी एक निश्चित समय क्या, भारत की बात करें तो सरकार 10 साल में जनगणना करवाती है, तो 10 साल एक निश्चित समय हो गया, समय क्या हो गया? 10 साल। ठीक, और एक निश्चित क्षेत्र, तो भारत है ना, निश्चित क्षेत्र है, भारत का क्षेत्रफल निश्चित है, इसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन होगा
वो परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। इसको कैसे समझेंगे? मान लो कि 2001 है, 2001 एक निश्चित समय है और वहां की जनसंख्या मान लो 102 करोड़ है, और 2011 चूंकि 10 साल सरकार मान रही है, तो 2011 की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच में जो जनसंख्या परिवर्तन है, वो जनसंख्या परिवर्तन क्या है? लगभग 19 करोड़, लगभग। तो ये जो जनसंख्या है 19 करोड़, ये वृद्धि है 2001 से 2021 तक जनसंख्या वृद्धि क्या है? 19 करोड़। यही तो है ना वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन 19 करोड़। तो जो परिवर्तन है वही जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। आगे एक जो बात कही गई है वो बात समझनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि इसको भी पढ़ना है आगे, लेकिन जो बातें कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बातें राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कही है। ये बातें कही गई है इनके द्वारा। इनका कहना है कि किसी भी देश में जो स्वर्ण है ना, गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उस देश में स्त्री या पुरुष। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस देश की स्वर्ण से ज्यादा। इसके पीछे उन्होंने जो उनका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट काम करता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उस देश के निवासी से होता है। इसका क्या मतलब होता है? किसी भी राष्ट्र की पहचान उस देश के निवासी से होता है। इसका ये कहने का मतलब ये है कि जैसा निवासी होगा, पढ़े लिखे होंगे तो उस राष्ट्र की पहचान उतनी अच्छी होगी। कहने का मतलब है अगर पढ़े लिखे होंगे और प्रौद्योगिकी से वाकिफ होंगे तो क्या होगा कि उस राष्ट्र की जो संसाधन है उनका अच्छे से दोहन होगा। जब उस राष्ट्र के संसाधन का अच्छे से दोहन होगा तो क्या होगा कि विकास होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि एक तो अच्छे से संसाधन का दोहन होगा जब उस देश के निवासी अच्छे होंगे। उसके बाद कहना है कि नीति निर्माण का प्रक्रिया है ना, नीति निर्माण अच्छे से होगा और उनका कार्यान्वयन भी अच्छे से होगा। यानी निवासी क्या करते हैं, किसी देश के, भारत के निवासी, हम भारत के निवासी हैं, संसाधनों का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करने के बाद, संसाधन का यूटिलाइज करने के बाद अगर भारत में जो सरकार है वो भारत के ही लोग तो सरकार बनाएंगे, भारत के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में, वो नीतियों का अच्छे से निर्माण करेंगे और अच्छे से क्रियान्वयन करेंगे तो उस राष्ट्र की क्या होगी, भारत की पहचान बनेगी या किसी भी राष्ट्र की पहचान बनती है, ठीक है। आगे देखना है, नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है विश्व के जनसंख्या के प्रारूप। तो विश्व के जनसंख्या के प्रारूप के बारे में हम देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण कैसे है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ठीक। तो विश्व के जनसंख्या के प्रारूप में इसमें एक शब्द लिखा हुआ है जनांकीय विशेषता।
जनांकीय विशेषता को समझने के लिए आपको दो चीज जानना पड़ेगा। वो जो दो चीज क्या है, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर पता चल जाए तो जनांकीय विशेषताएं पता चल जाएगा। ये जनांकीय विशेषताएं है क्या, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है ना। जो ये शब्द है ना, ये वर्ल्ड बैंक ने इस शब्द का उपयोग किया था सर्वप्रथम, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया ये शब्द है। इसमें देखा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, स्त्री पुरुष अनुपात, ये सभी चीज आदि और भी चीज होते हैं, ये देखा जाता है जनांकीय में। तो जनांकीय विशेषताओं को समझने के लिए या जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को समझ ले तो हम जनांकीय विशेषताएं समझ लेंगे। तो ये जनांकीय विशेषताएं के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये कहा गया है कि जो विश्व की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 19% केवल 10% विश्व के क्षेत्रफल में निवास करते हैं। विश्व के क्षेत्रफल में निवास करते हैं। इसका मतलब है कि विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पे रह रहे हैं। विश्व के जितने भूभाग हैं उसका केवल 10% जो क्षेत्र है उस पर 90% जनसंख्या निर्भर है। अब इसको महाद्वीप के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है, फर्स्ट स्थान। सेकेंड स्थान अफ्रीका में है। थर्ड स्थान यूरोप है। फोर्थ स्थान उत्तरी अमेरिका है। फिफ्थ स्थान दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, जो सिक्स्थ स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का है, या ओशियाना भी कह सकते हो। और जो सेवंथ स्थान है वो अंटार्कटिका। इस हिसाब से है। अब देश के हिसाब से अगर देखना हो तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला देश है पहला वो चीन है। इसमें आज के रिकॉर्डिंग जो देखा है 143 करोड़ है। दूसरा स्थान है भारत का, हम पड़ोसी हैं, पीछे क्यों हटे, 137 करोड़ के आसपास मान लो। तीसरा स्थान जो है उसमें है अमेरिका, उसमें है लगभग 33 करोड़। अमेरिका की एक और खासियत है, इस 33 करोड़ में लगभग 14 करोड़ बाहर से लोग जाके बसे हैं। लगभग 14 करोड़ जो बाहर से जाके बसे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंडोनेशिया है, जापान है, इस तरह से है कंट्री सारे, नाइजीरिया, ये सारे। पाकिस्तान की आप देख लें तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 22 करोड़ है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या में कितना गैप है ये आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी इस मामले में भी मुझसे बहुत पीछे है। और जो भारत है ना, ये विश्व के टोटल पॉपुलेशन में 17.5 करोड़ प्रतिशत ये योगदान देता है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें भारत का योगदान 70.5% है।
पाकिस्तान का योगदान 2.83% है। यानी विश्व की पॉपुलेशन में भारत 17.5% का योगदान और पाकिस्तान 2.83% का योगदान देता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है उसको देखना है। जनसंख्या घनत्व के बारे में समझा दिया था। एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र संख्या घनत्व का टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल से अगर डिवाइड करें तो ये निकल आता है। ठीक है, इसके बारे में बता दिया था। यहाँ पे देखना है, वो देखना है कि जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार को देखना है तो ये प्रकार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक, एक तो होता है सघन, एक होता है विरल, एक होता है मध्यम। जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? लोगों की संख्या होगी 200। ठीक है, जिस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जब 200 हो तो वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाएगा। जो मध्यम है, जब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 11 से 50 हो। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 11 से 50 हो तो वो हो जाएंगे मध्यम घनत्व वाले। और विरल का क्या है? जब 10 से कम हो, 10 से कम निवास करने वाले, यानी कहां? प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जो है वहां पे अगर 10 व्यक्ति से कम है तो वो विरल हो जाएगा। अब आपको आगे देखना है, अब वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 2 कारक हैं। ठीक है, एक कारक है वो है भौतिक कारक, दूसरा कारक है आर्थिक कारक। भौतिक कारक में जो पहला कारक है वो होता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता यानी आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मानव सभ्यता का विकास सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की घाटी, हांगो, ये सब जो नदी है उसी के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो जो जल है जो नदी के किनारे है, क्यों? तो जल की उपलब्धता थी। जो जल क्या देता था? जो पीने के लिए पानी, सिंचाई, कृषि के लिए, है ना, उद्योग के लिए। उसके बाद क्या है, पहले व्यापार कैसे होता था? ट्रेड होता था कहां से? नहर से, यानी नदी के द्वारा व्यापार। ये सारी चीज क्या होता है कि लोगों को निवास करने के लिए आसान सा बनाता है उस क्षेत्र को। दूसरा है
आप समझ लो जलवायु, यानी किसी क्षेत्र की जलवायु अगर सुगम है यानी मनुष्य के रहने लायक है तो वहां पे लोग बसेंगे। मान लो मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, इस तरह के जो मरुस्थल है वहां पे लोग नहीं निवास कर रहे हैं, नहीं बस रहे हैं। इसका रीजन है कि वहां की जलवायु मनुष्य के लिए, या ध्रुव वाले क्षेत्र में ठंडा जहां ज्यादा हो, वहां पे जैसे साइबेरिया हो गया, तो वहां पे लोग का घनत्व बहुत कम है, कम ही लोग बसते हैं, ना के बराबर बसते हैं। तो जलवायु एक रीजन है। तीसरा जो रीजन है वो रीजन क्या है, वो है मृदा। मान लो मृदा क्या होता है, जैसे गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा के मैदान में क्या होता है, दोमट मृदा है। दोमट मृदा, दोमट मृदा क्या होता है, नई मृदा है ये। तो नई मृदा मतलब हर साल बाढ़ के द्वारा लाई जाती है ये मृदा। तो बाढ़ के द्वारा लाई जाने की वजह से ये मृदा उपजाऊ होती है। जब उपजाऊ होगी तो खाद्यान्न का जो संकट है वो खत्म हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी समस्या खाने वाली समस्या है, ये खत्म हो जाएगा। तो मृदा क्या है कि ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पत्थर वाले जहाँ पे पत्थरों का या बालू का भरा मृदा हो वहां पे लोग नहीं निवास करेंगे, क्या खाएंगे, खेती क्या करेंगे। इसी तरह से जो चौथा है वो चौथा है भू आकृति। भू आकृति जो है वो क्या है कि अगर पहाड़ी वाले एरिया में मनुष्य को कहीं जाना हो तो रास्ता यानी सड़क परिवहन ये समस्या होगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा, रेल मार्ग बना लेना, सड़क मार्ग बना लेना, ये सब आसान हो जाता है। तो ये जो रीजन होते हैं वो रीजन जो होते हैं वो भौतिक कारक होते हैं, वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जो आर्थिक कारक हैं उसमें होता है खनिज, है ना। तो खनिज क्या होता है, औद्योगिक क्या, है ना। उसके बाद होता है जो तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये क्या होता है, ये होता है कि खनिज, अब जिस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, मान लो जहाँ छोटा नागपुर का पठार हो गया या छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि खनिज है, खनिज की उपलब्धता की वजह से वहां बड़े बड़े उद्योग लगते हैं। उद्योग लगेंगे तो दोनों तरह के रोजगार यहाँ, स्किल और नॉन स्किल, दोनों तरह के रोजगार यहाँ मिलते हैं लोगों को। जब दोनों तरह के रोजगार मिलेंगे तो वहां लोग बसेंगे, है ना। उसी तरह से उद्योगों का चेन जब बनना शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया जब बनता है तो वहां पे सुविधाओं का मिलना स्वाभाविक रूप से है, तो लोग फिर से वहां बसने लगते हैं। या फिर वहां पे आप देखोगे कि डॉक्टर की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्या हुआ है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मथुरा बहुत पहले ईसा पूर्व से ये लोग तीर्थ यात्रा करते थे मथुरा। उसी तरह से आप उज्जैन, हरिद्वार, ये जो एरिया है, ये जो जगह है वो क्या शो करते हैं कि ये जो सांस्कृतिक रूप से इन लोगों का महत्व है, तब भी था और आज भी है। तो तब से लोग रहते आ रहे हैं, तो तब से रहते आ रहे हैं, तो इस यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, जनसंख्या अन्य जगहों की अपेक्षा जनसंख्या ज्यादा मिलेगा इन क्षेत्रों पे। तो ये चीज होते हैं जो प्रभावित करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो जनसंख्या के बारे में पढ़नी है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या का एक्चुअल ग्रोथ क्या है, जनसंख्या का धनात्मक क्या है, जनसंख्या का ऋणात्मक क्या है, इसके बाद अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के बारे में मैंने चैप्टर स्टार्ट होते ही बता दिया था। दो समय अंतराल, किसी निश्चित क्षेत्र में दो समय अंतराल के बीच बढ़ने वाले या परिवर्तन होने वाली जनसंख्या या व्यक्ति जनसंख्या को कहते हैं।
जनसंख्या वृद्धि दर, जो वृद्धि है ना ये तो सेम ही है, जनसंख्या वृद्धि ये तो सेम ही है। दर क्या है, जब इसको जो वृद्धि है, मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों से 2001 में 100 लोग थे, 2001 में आके 120 लोग हो गए, ठीक है। तो वृद्धि कितनी, कितने लोगों की वृद्धि, 20 लोगों की वृद्धि। तो 20 व्यक्ति जो है ना वो क्या होंगे, 20% की ग्रोथ हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 20%। जब हम जनसंख्या वृद्धि दर को परसेंटेज प्रतिशत के रूप में लिख देते हैं तो वो जनसंख्या वृद्धि दर हो जाता है, ठीक। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है कि जब जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु से जनसंख्या में जो वृद्धि हो तो उसको कहते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यानी जन्म ज्यादा मृत्यु कम, तभी तो वृद्धि होगा ना, जन्म ज्यादा मृत्यु कम, तो हो जाएगा जन्म की प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। उसी तरह से जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में क्या होता है, ये जन्म हुआ, मृत्यु, उसके बाद होता है आप्रवास, और उसके बाद होता है उत्प्रवास। इस यहां पे समझना है जनसंख्या की वास्तविक एक्चुअल जो ग्रोथ है इसको समझना अच्छे से। जन्म तो पता है बर्थ से, ठीक। मृत्यु क्या है ये पता है, ये समझना है। यहाँ पे जो मृत्यु है ना, मृत्यु की परिभाषा, इसकी परिभाषा संयुक्त राष्ट्र ने 1953 में दिया है। ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जब जन्म के बाद किसी भी क्षण, जन्म के बाद किसी भी क्षण या समय जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीज हैं उनका लोप हो जाए। इसका मतलब यह है कि जन्म के बाद यानी किसी भी समय जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीज है उनका लोप हो जाए, यानी वो समाप्त हो जाए। जैसे नस चलना, सांस चलना, ये खत्म हो जाए, रुक जाए, तो वो कह सकते हैं कि वो डेथ हो गया, उनका डेथ हो गया। लेकिन अब इसमें काउंट ये सोचना है कि मृत्यु को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो जो बच्चा जन्म लेता हो वो मरा ना हो, अगर वो बच्चा मरा जन्म लेता हो तो वो डेथ में काउंट नहीं होगा। इस बात को याद रखना है, यही समझाया गया है इसमें, ठीक है। और क्या है आप्रवास, क्या है आप्रवास, क्या है इमिग्रेंट कहते हैं आप्रवास। यानी जब आप इसको आप्रवास कहते हैं और इसको इमिग्रेंट कहते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, दोनों में क्या अंतर है। एन इमिग्रेशन goes to somewhere and immigration goes from
समवेयर। ये कहने का मतलब है, अब यहां पे समझना, ये मान लो भारत है, ये मान लो अमेरिका है, ठीक है। भारत से जाके यहां से जाके कोई अमेरिका में बस गया, ठीक है। जब भारत से जाके कोई अमेरिका में बस जाता है तो जो अमेरिका में बसने वाली प्रक्रिया है, जब लोग अमेरिका में जाके बस जाते हैं तो वो आप्रवास हो जाएंगे, ठीक है। और भारत के लिए वो उत्प्रवास हो जाएंगे। यहां से गए हैं, एन इमिग्रेशन गोजेस फ्रोम कहां, इंडिया, ठीक। तो इंडिया से जाना, इंडिया उत्प्रवास होगा, अमेरिका में पहुंचना, अमेरिका में बसना आप्रवास होगा, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। एक तो अब जो दो बचे हैं इसको देखना है। ये है धनात्मक वृद्धि। तो धनात्मक वृद्धि कब, जब जन्म दर उच्च और मृत्यु दर क्या हो, कम हो। और क्या हो, जन्म दर उच्च हो, मृत्यु दर कम हो और साथ साथ आप्रवास हो। यानी किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर जो है वो उच्च हो, मृत्यु दर कम हो और बाहर के देश से आए लोग बसना शुरू कर दे, ठीक है, आप्रवास हो, तो वो धनात्मक वृद्धि दर है। ऋणात्मक वृद्धि दर क्या हो गया, जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर उच्च हो या ज्यादा हो और प्लस क्या हो, उत्प्रवास हो, ठीक है ना। यानी जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज्यादा हो और उस देश से लोग बाहर जाके बसे। जैसे भारत की बात करें तो भारत में उच्च जन्म दर हो जाए और निम्न दर मृत्यु दर हो जाए और बाहर से लोग आके बसे, तो जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक वृद्धि। अगर भारत में जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु महामारी की वजह से या किसी भी वजह से मृत्यु दर उच्च हो जाए और यहाँ से लोग बाहर देशों में जाके बसना शुरू कर दे तो ऋणात्मक वृद्धि दर होगा, ठीक। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।